सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान के जो नाराज़ दुकानदार हैं, ताजिर हैं, जमात इस्लामी की अपील पर होने वाली कामयाब हड़ताल की मैं बात करना चाहूँगी, जिनकी अपील पर मुल्क के शहरी इलाकों में दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग सेंटर हैरत अंगेज़ तौर पे बंद दिखाई दिए हैं। दुकानदारों ने पेशावर से कराची तक दुकानों के शटर गिराकर बिजली के निर्खों, महंगाई और टैक्स वसूलियों के इक़दाम को अमली तौर पर मुस्तरद किया है। जमात इस्लामी की मुकम्मल सपोर्ट के साथ ताजिरों, दुकानदारों की जानिब से ये एक मुश्तरका कॉल थी, जिसकी कामयाबी के बाद अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने हुकूमत को पहिया जाम हड़ताल की धमकी भी दे दी है। जमात इस्लामी और ताजिर दुकानदार रहनुमाओं की अपील पर बिजली के बिलों से जो कह लें आजिज़ FBI एहलकारों की दुकानों पर आनियों जानियों से परेशान दुकानदार हड़ताल की इस कॉल को नज़रअंदाज नहीं कर सकें और यही वजह भरपूर हड़ताल का सबब भी बनी। ताजरों की इस हड़ताल की कामयाबी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वफाकी दारुल हुकूमत जहाँ पहिया जाम और शटर डाउन किस्म की जो हड़तालें हैं उनकी अपीलों का कोई ख़ास असर नहीं लिया जाता, लेकिन इस्लामाबाद में भी करियाना स्टोर, दूध दही की दुकानें, तंदूर तक बंद रहे। ताजरों का एक अरसे से कहना है कि जी बिजली के बिल हम पर कहर ढा रहे हैं, जो कमाते हैं वो बिजली वाले ले जाते हैं। हमें तो ये लगता है कि हमने तो दुकानें ही शायद बिजली के बिलों की अदायगियों के लिए खोल रखी हैं। अच्छा, दुकानदारों ने हुकूमत की ताजिर दोस्त स्कीम को भी मुस्तरद कर दी है। हड़ताल की कॉल देते हुए ताजिरों का शिकवा ये था कि टैक्स अदा करने वालों को एक डिस्प्रिन की गोली तक मुयस्सर नहीं है और हुक्मरान अपनी मराद कम करने की बजाय उल्टा बढ़ा रहे हैं। ताजिरों की हड़ताल से इख्तलाफ या हिमायत का सवाल एक तरफ, लेकिन ये सवाल तो यहाँ बनता है कि भाई ये क्या तरीका है, जहाँ हक लेने की बात हो तो सब कहने के भीड़ को चीर कर आगे आने को तैयार हो जाते हैं और बात फ़र्ज़ की अदायगी की हो तो सब इस एक मतलब पेज पर होते हैं कि जी पहल यहाँ से नहीं बल्कि वहाँ से कर लें। हुकूमत ताजिरों दुकानदारों को टैक्स नेट में लाना चाहती है तो फिर आखिर क्या गलत है? दुनिया के वो ममालिक जिनकी खुशहाली और अवाम को मुयस्सर सहूलतों की मिसालें देते नहीं थकते हैं, वहाँ की जो सारी मईशत है, इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड है। आप एक अंडा भी खरीदें ना तो वो हुकूमती रिकॉर्ड में जाएगा, उस पर दुकानदार को टैक्स देना होगा। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, कनाडा और फर्स्ट वर्ल्ड के जो तमाम खुशहाल ममालिक है ना, वहाँ पे टैक्सों की शरह 40% तक है। वहाँ हर शख्स जो काम कर सकता है, कमाता है, टैक्स भी देता है और दूसरों की जानिब इशारा नहीं करता कि भी पहल वहाँ से करें, उधर से शुरू करें। और FBR ने दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए ताजिर दोस्त स्कीम निकाल रखी है, लेकिन हाल ये कि जी लाखों दुकानदारों में से अब तक सिर्फ 58,000 ताजिर रजिस्टर्ड हुए हैं और उनका आइंदा का लाहेमल क्या होगा? हुकूमत ने तो साफ कह दिया कि टैक्स नेट में आना होगा। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में काशिफ चौधरी साहब, सदर मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आपको ज्वाइन करने के लिए। और कराची से भी चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो टीम ज़रा बता दीजिए, हमारे साथ ही हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका अतीक साहब ज्वाइन करने के लिए। काशिफ चौधरी साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। चौधरी साहब, हड़ताल हो गई, कामयाब भी हो गई, लेकिन हुकूमत ने तो दबाव जो है वो कबूल करने से इनकार कर दी है, तो आपकी तरफ से ये एक किस्म की वन साइडेड कामयाबी है या क्या है? देखिए, हमारी हड़ताल का मकसद कोई हुकूमत को गिराना या बनाना नहीं था। हमारी हड़ताल तो तिजारत को बचाने के लिए है, मुल्क की मईशत को बचाने के लिए, इसलिए कि तिजारत चलेगी तो रोज़गार पैदा होगा, तिजारत चलेगी तो अमन आएगा, तिजारत चलेगी तो टैक्स इकट्ठा होगा। अगर तिजारत नहीं चलेगी तो मुल्क में बदअमनी, लाकानूनियत, बेरोज़गारी, महंगाई, दहशतगर्दी होगी। हम तो मुल्क के अमन के लिए हमने हड़ताल की है। और रही बात कि हुकूमत ने इसको संजीदगी से अगर नहीं लिया और हुकूमत ने हमारे जायज़ मुतालबात को नहीं सुना, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं बिजली की कीमत को कम करो। हम बिजली की असल कीमत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन 13 किस्म के टैक्सेस नहीं दे सकते। IPPs को नवाजने के लिए पैसा नहीं दे सकते। कैसे दें, कहाँ से दें? अच्छा, इसी तरीके से हमारा मुतालबा क्या है कि टैक्सेस के निज़ाम को मुनसिफाना करें। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम टैक्स नहीं देते, हम टैक्स दे रहे हैं, टैक्स देना चाहते हैं। रियासत टैक्स नहीं लेती। जब रियासत टैक्स लेने के लिए तैयार ना हो, और कल की कामयाब हड़ताल के बाद हुकूमती वज़रा ने, हुकूमत के तर्जमानों ने कहा कि ताजर टैक्स नहीं देना चाहते। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से कौम को ये बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क के कानून साज इदारे के मेंबरान टैक्स नहीं देते। आखिरी टैक्स डायरेक्टरी जो इस मुल्क के अंदर शाया हुई, उसकी अगर फिगर्स को देखिए तो
1003 मेंबरान सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली, वो सारे मिलाकर 1 अरब रुपया टैक्स देते हैं। और एक कौमी असम्बली के हल्के में इलेक्शन लड़ने के लिए वो 50 करोड़ से 1 अरब रुपया एक हल्के में खर्च करते हैं। वो इतने गरीब मेंबरान असम्बली जिनमें से 188 ने रिटर्न ही फाइल नहीं की, वो दर्स देते हैं कौम को टैक्स देने का। उनके लिए गाड़ियाँ मुफ्त, उनके लिए अलाउंसेज, उनके लिए मराहत। और फिर इनकम टैक्स की अगर बात की जाए, आप देखिए कि कौन से कानून के तहत एग्जम्पशंस हैं। जजेस को एग्जम्पशंस हैं, ठीक है, गवर्नर्स को एग्जम्पशंस हैं, सदर को एग्जम्पशंस हैं। जब आप उनको टैक्स छूट देते हैं और एक आम आदमी का खून निचोड़ना चाहते हैं, तो कैसे आम आदमी दे। और अभी टैक्सेस की बात हो रही है, एक ताजर और एक सनतकार, ये मेरे पास लिस्ट है, ये 5 सफ़ात की लिस्ट है जो हम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स, कारपोरेट अच्छा, टैक्स, आप दुकानदार तबका जो है, ताजिर तबका, आप लोग टैक्स देने के बाद एक मिसाल बनाएं और फिर आप बाकियों पे तनकीद करें। देखिए, हम मिसाल बनाएं, पहले आप मिसाल बनाएं, फिर आप खुलकर एक कैंपेन चलाएं, फिर आप तनकीद करें। देखिए, मिसाल बनाने के लिए तैयार है ना हुकूमत, टेबल पे बैठे हमें बताए कितना टैक्स लेना चाहती है, हम उसका आसान और सादा निज़ाम तजवीज़ करते हैं। उससे ज़्यादा अगर टैक्स इकट्ठा नहीं हुआ तो हुकूमत हमसे बात करे कि क्यों इकट्ठा नहीं हुआ। लेकिन अच्छा, देखिए इतलात ये कि हुकूमत जो इनकम टैक्स गोशवारे है उसका जो फॉर्म है वो सादा और आसान उर्दू ज़बान में जारी कर रही है। 10 करोड़ रुपए जो सालाना टर्नओवर है उस पर सेल्स टैक्स का इतलाक ना करने की भी तजवीज़ है। यानी मसला हल हो गया ना? मसला हल नहीं हुआ। अच्छा, देखिए, कल भी मेरे साथ कई जगहों पे वज़ीर आज़म के तर्जमान मौजूद थे, वो ये कहते रहे कि हम मसला हल करने की तरफ जा रहे हैं। मैं सवाल करना चाहता हूँ, ये ताजर 2 स्कीम है, ये किसकी मुशावरत से बनाई गई, किसकी मुशावरत से लाई गई, और कौन सा निज़ाम है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि एक 5 किलोमीटर का एक बाज़ार है, उस बाज़ार के ऊपर एक फ्लैट रेट जायदाद की कीमत को देखते हुए लगा के कहा जाए 60,000 रुपया महीना दे दें। कौन सा इंसाफ और कौन सा सर्वे है? उस बाज़ार के अंदर एक कम कमाने वाला भी होगा, एक ज़्यादा कमाने वाला भी होगा। क्या ये मुमकिन है कि कम कमाने वाला भी उतना ही टैक्स दे और ज़्यादा कमाने वाला भी उतना ही टैक्स दे? टैक्स तो आमदन पे लिया जाता है। अच्छा, फिर कहते हैं आप एडवांस दे दें, इनकम टैक्स एडवांस दे दें। अच्छा, पहले 45 किस्म के टैक्स तो हम एडवांस दे रहे हैं। अच्छा, ये टैक्स कहाँ से दे दें? और फिर कहते क्या हैं, अगर आपने ज़्यादा दे दिया तो वो आपको वापस कर दिया जाएगा। दूसरे लफ्जों में कि अंधे कुएं के अंदर पैसे डाल दें, कभी कुएं से भी पैसे वापस मिलते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह का निज़ाम जो आपने कुएं से मिला दिया डायरेक्ट। जी जी, है ही कुआं। इस मुल्क के अंदर पैसे अगर गवर्नमेंट के पास चले जाएं तो नहीं मिलते। अच्छा जी, अच्छा, और टैक्स को आप देखें ना, जी जी, टैक्स किस लिए दिया जाता है? टैक्स इसलिए दिया जाता है कि मैं टैक्स दूंगा तो इस मुल्क के अंदर बच्चे को मुफ्त और मियारी तालीम मिलेगी, हस्पताल में बाइज्जत और बावकार इलाज की सहूलत मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, पीने का साफ पानी मिलेगा, सीवरेज लाइन ठीक होगी, सड़क मिलेगी, अच्छा तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। लेकिन सर, ये तो फिर ये जो हम सैलरीड लोग हैं, हम भी तो टैक्स देते हैं, अच्छा खासा टैक्स देते हैं। अब इस बार तो टैक्स ज्यादा भी दिया है, जितने लोग सैलरी लेते हैं उनको पता है। नहीं, मुझे बताएं फिर, हम लोग, हमें भी तो वसूलते नहीं मिलती ना, लेकिन हमें भी इन्हीं हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड कर सकते तब जाएंगे, वरना गवर्नमेंट अस्पतालों की हालत तो वही है जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ, इसमें मैं बहुत प्रोग्राम्स भी कर चुकी हूँ। उसकी बहुत बड़ा सबूत है कि हमारे जो सियासतदानों को छींक भी आ जाए, नज़ला भी हो जाए, जुकाम भी हो जाए, तो वो टिकट लेते हैं और बाहर जाके इलाज करवाते हैं। इस मुल्क में उन्होंने बहुत तरक्की दी है लेकिन अपना इलाज नहीं करवा सकते। अच्छा, ये मैं अग्री करती हूँ। हम एजुकेशन की बात करें, बहुत काम होना ज़रूरी है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, अंडर पासिस, ओवरहेड ब्रिजेस, लाहौर में बहुत काम हुआ है, वो नज़र भी आता है। मोटरवे एक अच्छा मंसूबा है, लेकिन हाँ, हमें हेल्थ में और हेल्थ सेक्टर में और हमें एजुकेशन में बहुत काम करना है। फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जी, तो मीर साहब, आप भी सुन रहे थे काशिफ चौधरी साहब को। आप ये जो टैक्स है, ये दुकानदार टैक्स क्यों नहीं देते हैं? मैं उनसे बात करी थी, तनख्वाहदार तबका टैक्स देता है और बहुत ज़्यादा टैक्स देता है, तो फैसिलिटीज़ तो उनको भी नहीं मिलती हैं। अस्पताल तो उनके लिए भी वही हैं, उनके लिए भी एजुकेशन सिस्टम वही है, यहाँ पे हेल्थ सिस्टम हमारा यहाँ जिस तरह का है उनके लिए भी वही है, लेकिन टैक्स देता है तनख्वाहदार तबका। तो ताजिर टैक्स देने से क्यों घबराते हैं? देखिए, ये एक तो इस परसेप्शन को खत्म होना चाहिए कि ताजिर टैक्स देना नहीं चाहते या देते नहीं। आपने सैलरीड पर्सन्स की बात की, देखिए वो तो बेचारे, मैं हमदर्दी है जाती है उनके साथ भी। रवा साल बजट में जो टैक्स बढ़ाया गया, यानी जो एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से वापस ले लिया, तो ये ज्यादती है। हमें बिल्कुल इस बात का एहसास है, लेकिन वो चिल्ला भी नहीं सकते, वो शोर भी नहीं बचा सकते। लेकिन ताजिर जिस ज्यादती के खिलाफ बात करते हैं, देखें जिस तरह हमें अनगिनत टैक्सेस हम एडवांस पे देते हैं, कोई भी जायदाद खरीदे, कोई
दीगर मामलात हों, हम एडवांस टैक्सेस देते हैं। ये भी एडवांस टैक्स की स्कीम है कि आप कमाते खाते रहिए, एडवांस में हमें पैसे देते। तो ये इसलिए लोग बोल पड़े, और एक ऐसे वक्त में जब तिजारत बिल्कुल ज़बूहाली का शिकार, इस वक्त ये जो आपने हड़ताल देखी, ये एक ऐसा मैं समझता हूँ कि अदम एतमाद था, बल्कि रेफरेंडम था हुकूमत की उन पॉलिसीज के खिलाफ कि जिसमें लोगों ने इस तरीके से खामोश पुरअमन रद्द अमल दिया। काश इस नविश्ते दीवार को ये हुक्मरान ये पढ़ लें कि ये हकीकत है कि आपने आटे दाल चीनी पे टैक्स लगा के क्या पैगाम दिया। लोग भूख से मर रहे हैं और आपने उन तमाम अशिया को टैक्स के दायरे में ले लिया जो कि लोगों की सस्ती होनी चाहिए। बिजली इस वक्त सुहाने रूप बन गई, बिजली का बिल हर घर में एक परेशानी है। मैंने अक्सर मतवसत तबके के लोगों को देखा, उन्होंने कहा कि हम खाने पीने में दीगर यानी पसंदाज जो करते हैं, हर घर में कुछ कोई बीसी डाल देता है, कोई पैसे वैसे बचाती हैं खवातीन। तो उनका रोना ये है कि हम अगर कुछ बचा लेते हैं कि चलें ये पैसा शायद किसी जरूरत में हमें काम आएगा, तो बिजली का बिल देखने के बाद हमें रोना आता है कि हम तो कभी कुछ बचा नहीं सकते, बल्कि ठीक मेरे ख्याल से रब्ता मुनक़ता हो गया। जी आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी। अभी जो स्कीम है, इससे जो मसला है ख़ुद को रजिस्टर करवाना, ये तो मुल्क के मुफाद में नहीं है काशिफ साहब। देखिए, ताजर दोस्त स्कीम का मसला नहीं है जी, ना ये मसला है कि टैक्स नेट को बढ़ना चाहिए, लेकिन टैक्स नेट को बढ़ने के अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं। एक तो अदम एतमाद की फिजा है, पेचीदा और मुश्किल निज़ाम है, टैक्सेशन के जो डर और खौफ है लोगों को, क्योंकि जो नेट के अंदर आया वो ये समझता है कि मैं पकड़ा गया, मैं ऐसे शिकंजे में आ गया कि फिर मेरी जान नहीं छूटेगी। इसलिए हम कहते हैं कि आसान और सादा निज़ाम लाएं, बजाय इसके कि हमने तजावीज़ दी हैं हुकूमत को कि आप इस जितने बिजली के कमर्शियल मीटर्स हैं उन सबको एनटीएन सर्टिफिकेट जारी करें। सबसे बड़ा जो डेडलॉक है ना, वो ज़रा समझाएं आम अल्फाज में कि तो सबसे बड़ा मसला जो आप लोगों का मुतालिब है और जो हुकूमत को फ़ौरन मान लेना चाहिए, तो ये मसला हल हो। हमारा मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा ये है कि हर पाकिस्तानी जो कमाता है उसको टैक्स नेट में आना चाहिए, ठीक है, उसको फाइलर होना चाहिए, उसके लिए आसान निज़ाम होना चाहिए। अच्छा, उसके लिए आसान निज़ाम में क्या क्या कुछ होना चाहिए? हमने जो तजवीज़ की सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत उसको गोशवारा फाइल करने की सहूलत होनी चाहिए कि वो जो उसकी आमदन है, जो अखराजात हैं, उसको जाहिर करे और उसके ऊपर एक टैक्स दे, और वो टैक्स बराह रास्त बैंक में जमा, उसमें इदारे की मुदाखलत ना हो। अच्छा, अगर इसको हुकूमत नहीं मानती तो दूसरी तजवीज़ है कि जो ताजरों का टर्नओवर है, माहाना टर्नओवर, उस टर्नओवर के ऊपर एक मुनासिब शरह का टैक्स लगा दिया जाए ताकि हर ताजर को उसके टर्नओवर के मुताबिक टैक्स देना हो। ठीक है। तीसरी तजवीज़, उसके अंदर तीसरी मुतबादल तजवीज़ भी हमने दी है कि अगर आप इसको भी नहीं मानते तो हमारे साथ बैठ जाइए, हर कारोबार की शरह मुनाफा का एक औसतन तयन करके उसके मुताबिक उसको कहा जाए कि वो गोशवारा भरे और वो इस सिस्टम के अंदर आ जाए। अच्छा, इन तीनों तजावीज़ को हुकूमत अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत की ज़िद्द और हठधर्मी है कि हमें ताजर दो स्कीम के नाम पर ज़बरदस्ती दुकानदारों से अपना लागू किया गया टैक्स लेना है। अच्छा, वो किसी सूरत मुमकिन नहीं है, इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। माहाना ताजर टैक्स दे नहीं सकता, इसलिए कि आमदन पे टैक्स साल के बाद लिया जाता है। ठीक है। अच्छा, एडवांस टैक्सेस हम बिजली के बिलों में, गैस में, दीगर बहुत सारी चीज़ों में मैं अगर टैक्स गिनवाना शुरू करूंगा तो 15 मिनट में सिर्फ टैक्सों के नाम लूंगा जितने टैक्स हम दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, पीटीवी आप देखें ना देखें, लेकिन उसका भी टैक्स देते हैं। पीटीवी का टैक्स, नीलम जेलम सरचार्ज, तरबेला डैम का टैक्स, अच्छा पता नहीं इतने टैक्स हैं कि मैं आपको बताऊं कि होटल हमारा कोई आदमी करता है ना, होटल का कारोबार, तो वहाँ बेड टैक्स है। अच्छा, कोई किराने की दुकान करता है तो वहाँ चीनी का लाइसेंस बेचने का अलग है, सिगरेट बेचने का अलग है। अच्छा, फूड डिपार्टमेंट का अलग है, वैक्सीनेशन अलग है, सोशल सिक्योरिटी, ओल्ड एज बेनिफिट अलग है। आप सुने तो परेशान हो जाता है कि ताजर गरीब। हम तो ये कहते हैं सिंगल टैक्स सिस्टम ले आए। ये जो 44 किस्म के टैक्स हैं, जब फिर मरकज और सूबों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, सूबों के अपने टैक्सेस हैं, मरकज के अपने टैक्सेस हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के अपने टैक्सेस हैं, अथॉरिटीज़ के अपने टैक्सेस हैं, तो इस निज़ाम को दुरुस्त कर लें। अगर ये इस निज़ाम को दुरुस्त नहीं करते और हठधर्मी पे रहते हैं जी कि नहीं हमें यही स्कीम नाफज करनी है, तो ये नाफज नहीं हो सकेगी। तो फिर ये मसला, इसका ऊँट किसी करवट बैठता दिखाई नहीं दे रहा। इसका ऊँट फिर इस करवट बैठेगा। फिर आपका एहतजाज जो है वो उसका दायरा, एहतजाज का दायरा वसी होगा। हम मुल्क गिर मुशावरत इस वक्त कर रहे हैं और फिर हमारे पास ये रास्ता है कि हम
इस पे लगे वो बातचीत कर रहे हैं कि हम पहले मरहले में अगले 3 दिन की हड़ताल करेंगे। सर उससे भी तो मुल्क का नुकसान नहीं होगा? देखिए मुल्क का नुकसान तो इस हड़ताल में भी हुआ। तो फिर नहीं, फिर आप फिर अपना नुकसान जो बचाने के लिए मुल्क का भी तो नुकसान करें ना, कि आप कह रहे एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। जब मेरी दुकान नहीं चल रही, जब मेरा ताजर अपनी दुकान के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा, जब मेरा सनतकार अपनी सनत चलाता है तो उसको नुकसान और जेब से पैसे देने पड़ते हैं, वो कहाँ से दे? तो उससे बेहतर फिर ये नहीं कि दुकान का शटर और फैक्ट्री का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, कम से कम वो अखराजात तो बचा लिए जाए ना। और हमारे पास इसके अलावा हल कोई नहीं है कि अगर मौजूदा कसाद बाजारी और मुश्किल मुआशी सूरत हाल में हुकूमत ज़ोर ज़बरदस्ती से नाफिज करने की कोशिश करेगी तो हम 3 दिन के लिए मुल्क बंद करेंगे, उसके बाद हम गैर मुइना मुद्दत के लिए शटर डाउन करेंगे और पहिया जाम भी करेंगे। अच्छा अतीक मीर साहब, ये जो गैर मुइना मुद्दत के लिए वो कह रहे हैं जी हम पहिया जाम हड़ताल भी कर सकते हैं, शटर डाउन। पहिया जाम हड़ताल अगर होती है और गैर मुइना मुद्दत के लिए, और जिस तरह बता रहे हैं कि दायरा वसी कर दिया जाएगा एहतजाज का, तो सर ये तो फिर हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। देखिए इंसान की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं, एक में वो महज एहतजाज करता है, एक में वो जुबान से कुछ कहता है, फिर वो फिजिकली अपने आप को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। इस वक्त सूरत हाल पूरी कौम की यही है। मैं बार बार कहता हूँ कि इस हड़ताल को एक आप मैसेज समझें। ये लोग ये 1 घंटा भी इस वक्त जो मंदी के साथ बाजारी और मार्केटों की जो बदतरीन सूरत हाल है, इसको दुकानें नहीं छोड़ते, लोग अपनी दुकानों से उठ के सामने नहीं जाते। अभी शायद कोई खरीदार आ जाए, बच्चों के लिए रोटी का कोई बंदोबस्त हो जाए। ऐसे में देखिए गली मोहल्लों में छोटी छोटी स्टोर्स का बंद हो जाना। ये मैं कराची में जो मैंने सूरत हाल देखी तो मुझे पता चला कि ये सिर्फ कराची ही में हैरान कुन सूरत हाल नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में। इसे समझने की जरूरत है। ये जो चौधरी साहब कह रहे हैं ये पूरे मुल्क के ताजरों की आवाज है। जारी बात है गवर्नमेंट भी इसको सीरियस ले रही है ना, जारी बात है गवर्नमेंट भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकती है ना, ये हड़ताल अगर बढ़ती चली जाए। डॉक्टर साहिबा सीरियस लेना पड़ेगा, इसलिए कि हुकूमतें अपना वजूद बचाने के लिए रियासत के इन मसाइल मुश्किलात को वो जरूर हल करती हैं, वरना देखें सब कुछ तहस नहस हो जाता है आपके सामने। ये हम भी गंदुम खाते हैं, बांग्लादेशी भी गंदुम खाते हैं, यही श्रीलंका का हाल है। क्या हमारे लोग इस तरह बाहर नहीं आ सकते? तो जरूरी नहीं है कि उस वक्त का इंतजार किया जाए। मैं एक मैसेज जी प्लीज, जो आखिरी मिनट का हासिल होना चाहिए कि हुकूमत फौरी तौर पर टैक्सों के मामला होते रहेंगे, फौरी तौर पर बिजली की कीमतों को कम करे। 50 to 60% लोगों का जो इश्तियाल, मायूसी, गम और गुस्सा ये जायल हो जाएगा। बाकी मामला तो हम ठीक है, लेकिन बिला ताखीर शॉर्ट टर्म में बिजली की कीमतें कम करें, वरना ये मामला किसी और तरफ। क्या कह रहे बिजली की कीमतें अगर कम हो जाएंगे तो लोगों का गम और गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा। आपका लास्ट कमेंट चौधरी साहब। देखिए मैं ये कहूँगा कि बिजली की कीमत भी हुकूमत कम करे, गैर मुनसिफाना टैक्सेस को भी दुरुस्त करे, ताजर दोस्त स्कीम को वापस ले और हमारे साथ बैठ कर इस मुल्क को चलाने के लिए काबिल अमल रास्ता बनाए। ठीक है जी। और कब तक उम्मीद है कि ये जो डेडलॉक है ये खत्म हो? हमारी तरफ से कोई नहीं, डेडलॉक हुकूमत की तरफ से है। और आपको उम्मीद है कि खत्म हो जाएगा उस तरफ? देखिए हम तो हर वक्त चाहते हैं खत्म हो, अब हुक्मरानों के कोर्ट में है, वो खत्म करना चाहें तो ठीक, बढ़ाना चाहें तो हम हाजिर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी काशिफ चौधरी साहब आपका भी, अतीक मीर साहब आपका भी। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब। वेलकम बैक नाजरीन। मईशत और तिजारत से जुड़ी बातें हो गई हैं, अब हम ज़रा बात कर लेते हैं मुल्की सियासत की, जो हमेशा की तरह भूचालों की जद में है। अपोजिशन की पूरी कोशिश और ख्वाहिश है कि मसाइल की शिकार हुकूमत को अपनी दूसरी सालगिरह का केक काटने के लिए छुरी भी ना मिले, और वह हुकूमत से नाराज़ जमातों से राब्ते में भी है। अच्छा, इन्हें हुकूमत के ख़िलाफ़ कह लें कि सफ़ारा होने के लिए तैयार भी कर रही है, और ये काम अपोजिशन के लिए कितना अहम है इसका अंदाज़ा आप ज़रा इस बात से लगाएं कि तहरीक इंसाफ माज़ी करीब में अपने शदीद मुखालिफ मौलाना फजलुर रहमान को करीब करने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेल रही, और उनकी दहलीज़ के चक्कर लगाए जा रहे हैं, मुलाकातों में मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन हाँ कर रहे हैं ना इनकार करें। मौलाना साहब मुस्कुरा कर मिलते हैं और फ़ोटो सेशन होता है, खातिर मदारत होती है, लेकिन PTI की दिल की मुराद पूरी नहीं होती है। और उधर PTI भी हिम्मत हारने के मूड में नहीं है, कोशिशें अभी तक जारी हैं। अच्छा, पंजाब में भी सियासी दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा बढ़ है। पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज़ को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं, और ये पेचीदा सियासी सूरत हाल हुकूमत के लिए चाहे दर्द सर हो या ना हो,
लेकिन माशी, इक्तिसादी और अमन-ओ-अमान की जो सूरत हाल है वो यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए चैलेंज है। अच्छा, फिर मज़ीद ये कि बलोचिस्तान में बलोच बागियों ने घात लगाकर हमले शुरू कर रखे हैं। KPK में TTP ने सिक्योरिटी फोर्सेस को एंगेज कर रखा है। अमन-ओ-अमान की सूरत हाल को सियासी गैर यकीनी कर सियासी तजियाकार और नजूमी जायचों पे जायचे बनाने में मसरूफ़ हैं। पेश गोइयों का सीज़न ऑन है कि जी हुकूमत थोड़े अरसे की मेहमान है, आज गई, कल गई, परसों गई। शेख रशीद अहमद साहब ने भी आज भी एक पेश गोई की है और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी मुद्दत पूरी करने के हवाले से गोल मोल सा जवाब देकर दबाव बढ़ाया। और इस सूरत हाल में हम देखते हैं कि जो सीनियर सियासतदान और साबिक़ वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं वो भी अच्छा बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो गए हैं। और उनके यूँ मुतहरिक होने का क्या राज हो सकता है? वो हुकूमत गिराने वालों के साथ हैं या हुकूमत चलाने वालों के साथ हैं? ये मैं उनसे जानूंगी। और भी जो मुल्क की सियासत की सूरत हाल है उस पर भी उनसे बात करूंगी कि आने वाले दिन दिल फरेब है या फिर पुरफरेब है। दुरानी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। दुरानी साहब, मोहम्मद अली दुरानी साहब जब भी मुतहरिक होते हैं, फ़ाल होते हैं, एक्टिव होते हैं तो कुछ ना कुछ चल रहा होता है। क्या चल रहा है दुरानी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो इलेक्शन के होने से पहले से ही मुतारिक चल रहा हूँ और मेरी तो पूरी कोशिश थी कि किसी तरह से टकराव के बजाय रिकंसिलिएशन हो सके, आपस में मुफाहमत हो सके। और मुझे तो कोई दूर के नज़र तो नहीं आता कि क्या होने वाला है और क्या होगा, लेकिन एक चीज जरूर है कि आज का दुख मुझे जरूर नजर आता है जो आवाम का है। और आपका मैंने अभी इंट्रो सुना, बहुत वो सियासी तौर पर पुरमगज इंट्रो था। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त अपोजिशन को इकट्ठे होने की जरूरत नहीं है, अपोजिशन को इकट्ठा होना मजबूरी है। और जहां तक मौलाना फजलुर रहमान हो या PTI हो या कोई भी सियासी पार्टी हो, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो इस हुकूमत के खिलाफ अवाम के साथ खड़ी हो जाए, क्योंकि पूरे मुल्क के अवाम जो हैं वो इस वक्त जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, जिस तरह से उनके वोट चोरी किए गए हैं, जिस तरह से उनके मैंडेट ना देने के बावजूद हुकूमत उनका दिया हुआ मैंडेट छीन के खुद 47 पे बैठ के आके जो है इक़्तिदार पे काबिज। देखिए दुरानी साहब, आपको किसने कहा है कि अवाम ये चाहती है कि हुकूमत गिरा दी जाए? देखें, अवाम तो ये नहीं चाहती, अवाम ये चाहती है कि फॉर्म 45 की हुकूमत आ जाए। वो नहीं आने दी जा रही, तो इसलिए अवाम वो है। और मुझे तो किसने कहना है, मुझे तो पतन कहता है, मुझे तो एक फॉर्म 45 कहता है। और आप यूं करो ना, माइक लेके निकल जाओ पब्लिक में, आपको ही पता चल जाएगा अवाम क्या कहते हैं। ठीक, तो जहाँ पे PTI जीती है, एक सवाल है दुरानी साहब, देखिए मैं तो किसी पार्टी की नुमाइंदा नहीं हूँ और आप ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, मुझे वैसे भी जानते हैं। मुझे बताएं कि PTI जो है, PTI जहाँ जीती है तो वहाँ पे धांधली नहीं हुई, वहाँ सब ठीक था? देखिए जी, PTI वहाँ जीती है जहाँ धांधली हो सकी है, वहाँ नहीं जीती। दूसरी बात यह है कि मैं तो ये कहता ही नहीं कि कौन जीता है या कौन नहीं जीता। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई आप इस वक्त जो अवाम ने मैंडेट दिया है वो फॉर्म 45 की शक्ल में हर जगह मौजूद है। आप उसके लिए, और मैं तो हुकूमत को भी कहता हूँ कि इनकी हुकूमत की सरों पे फॉर्म 45 जो है वो नंगी तलवार की। लेकिन एक बात जरा समझिएगा, थोड़ा पीछे चले जाते हैं, 2018 में चले जाते हैं। अभी चले 45-47 का एक रोला है, हमारे पंजाबी में रोला कहा जाता है, शोर मचा होता है। चलिए, रोला है, एक बहस है जो चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, 2018 में भी तो आपको याद होगा जब RTA सिस्टम बैठ गया था, और मुझे याद है कि सबसे पहले शायद शहरी रहमान साहिबा, अगर मुझे याद जो सही आ रहा है, बहरहाल मतलब जो लोग थे पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, उन्होंने आके TV पे बात करनी शुरू कर दी थी, ज़ाहिर ख्याल शुरू कर दिया था। अभी रिज़ल्ट नताइज पूरी तरह से आए नहीं थे कि जी ये धांधली होगी, तारीखी धांधली होगी। जब PTI जीती थी, RTA सिस्टम बैठ गया था, तो वो इलेक्शन पे तो फिर मुतनाज़े थे ना। बल्कि मुझे याद है कि सिलेक्टेड कहा जाता था इमरान खान साहब को, तो फिर वो भी तो मुतनाज़े इलेक्शन ठहरे थे ना, मतलब उस टाइम की हारने वाली पार्टियों के मुताबिक। देखिए, ये आपका जो वो है क्वेश्चन है, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है, लेकिन उस वक्त का मुतनाज़ा इलेक्शन क्या आज के मुतनाज़ा इलेक्शन को लेजिटिमेट बना सकता है?
क्या दो गलतियां जो हैं किसी एक गलती को जस्टिफाई कर सकती हैं? ये तो एक बुनियादी सी बात है। इसलिए ये यानी आप ये मान रहे हैं कि इमरान खान जो 2018 में आए थे वो एक गलती थी? मैं उस तरफ आ रहा हूँ। देखिए 2018 के ऊपर जो ऑब्जेक्शंस थे इलेक्शंस के ऊपर, वो थे इलेक्शन, हमारे भी ऑब्जेक्शंस थे, औरों के भी ऑब्जेक्शंस थे, पूरी कौम के ऑब्जेक्शंस थे। लेकिन जो 2024 के इलेक्शंस हुए हैं उस पे दो किस्म के एतराज़ात हैं। पहला एतराज़ तो ये है कि जो इलेक्शन जब हुआ है उस वक्त वो इलेजिटिमेट था। प्री पोल रिगिंग जो हुई है जिसमें कि इंतखाबी निशान गायब कर दिया गया, जलसे नहीं करने दिए गए, उम्मीदवारों को उठा लिया, तायद कुनंदों को उठा लिया, हत्ता के मतलब अवाम को वोट के हक से महरूम कर दिया गया और उन्हें मजबूर किया गया कि वो जो आने वाले मुतवक्के जीतने वाले उम्मीदवार थे उनकी गाड़ियों में बैठ के उन्होंने जाके उनके खिलाफ वोट डाला। ये तो था इलेक्शन का दिन। उसके बावजूद भी जो जीतने वाले थे, जिन्हें हुकूमती मशीनरी सपोर्ट कर रही थी, वो नहीं जीत सके। फिर उन्होंने सारा प्रोसेस रोक के फर्जी फॉर्म 47 भरे और अपने आप को इक़्तिदार में ले आए। अब ये जो सब कुछ हुआ है, इसके होने के बाद पूरी दुनिया के अंदर हमारी सियासत और हमारी जमहूरियत और हमारी जो इस वक्त की हुकूमत है उसकी बात उड़ गई है। फिर इसी पे बस नहीं किया, उसके बाद तमाम अपने सियासी मुखालफिन को उठा के जेलों में बंद कर दिया और जेलों में बंद करने की वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर हमें बुरा नाम मिल रहा है। लोगों की पार्लियामेंटों में हमारे खिलाफ जो है रेजोल्यूशन सर, ये तो इनके दौर में भी नहीं होता रहा था। आपको याद होगा वो जो बुजुर्ग, एक आप कह लें कि इरफान सिद्दीकी साहब, जो कि बड़ी पहचान रखते हैं, आप उनको पढ़ते भी होंगे, एक बड़ी पढ़ी लिखी इंटेलेक्चुअल शख्सियत हैं इरफान सिद्दीकी साहब। देखे ना कितने लोगों के उस्ताद हैं। उनको किराए नामे के चक्कर में आपको याद होगा गिरफ्तार किया गया था। फिर सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग साहब, उनको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा ये जो मतीउल्लाह जान साहब हैं, इस तरह कुछ सहाफ़ियों को उठाया गया। तो उस दौर में भी तो ये होता रहा ना। मुझे तो बल्कि याद है शहजाद अकबर साहब होते हैं, पता नहीं कहाँ पाए जाते हैं, वो बैठते थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अगली बार इसकी, अगली बारी उसकी। फवाद चौधरी साहब और तमाम लोग पहले से बता देते थे। नैब ने भी जिसको पकड़ना होता था उसका भी पहले से बता दिया जाता था। बाद में राम से धड़ल्ले से कह दिया जाता था, धड़ल्ले से कि जी नैब तो इंडिपेंडेंट इदारा है। अगर नैब इंडिपेंडेंट इदारा था इनके दौर में तो फिर इनको पहले से नैब वाले फ़ोन करके बता देते थे भाई इसकी बारी आने लगी, उसकी बारी आने लगी है। खुद ही मुतनाज़े बना देते थे चीज़ों को ये लोग। हाँ देखो कितना अच्छा, ये कितनी सही बातें थी और कितनी तेजी से आपने बयान कर दी है सारी, माशाल्लाह। अब इसके बाद मैं ये आप तारीफ कर रहे हैं या जी तारीफ कर रहा हूँ, तो फ्लो की ना। अच्छा, अब बात ये है कि ये सब बातें जो थी उस वक्त कितनी अगली लगती थी, है ना जी। तो क्या आज भी वो अगली चीजें चलती रहनी चाहिए? इरफान साहब जो है मेरे उस्ताद हैं, क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। अब ये है कि इरफान साहब को जब पकड़ा गया था हम सब बहुत मुस्तरब हुए थे, अगले दिन उन्हें छोड़ दिया गया तो सबने सुख का सांस लिया। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आज भी तुम सियासी कैदियों को गिरफ्तार करके रखते हो। अगर माजी में कोई गलत काम हुआ है और उसकी तो जो लोग अंदर है तो वो तो क्या इन्होंने भी बाद में अंदर जाना है उनकी तरह? भाई दो गलतियां जो होती हैं वो एक अच्छाई को पैदा नहीं करती। अगर माजी में कोई गलती हुई तो वो, और आज अगर कोई गलत हो रहा है तो वो भी गलत है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्या आप मुझे बताओ, आप गाड़ी चलाते हो ना, क्या आप रियर व्यू में देख के आगे गाड़ी चला सकते हैं? नहीं। चले हम भी लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम भी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देख रहे हैं फिर? एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई सुलह होती देख रहे हैं? क्योंकि फौज का कहने को उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, तो फिर खान साहब माफ़ी मांगेंगे? देखिए, फौज ने जो कहा है ना उसको हुकूमत ने बहुत डिस्टॉर्ट कर लिया। आप डिस्टॉर्ट करने की कोशिश ना। मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। जो इस टाइम का 9 मई के केस के अंदर बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, उनके साथ ज़्यादती हुई है, वो कहते हैं उसकी तलाफी होनी चाहिए और उसके जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ इक़दाम होना चाहिए। ये काम सिर्फ हुकूमत कर सकती है और जो कि 1 साल और 3 महीने गुजरने के बावजूद नहीं कर रही। लिहाजा इस वक्त जो फौज की ग्रीवियंस है वो ये है कि उनके खिलाफ एक बड़े पैमाने पे डिस्टॉर्शन हुई, जिसको मुद्दई हुकूमत होती है किसी क्रिमिनल केस में, वो अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं करी, किसी केस को क्लोज नहीं करी, किसी के ऊपर जो है किसी मुजरिम को मुल्ज़म को मुजरिम नहीं बना रही, सिर्फ बयान दे रहे हैं उनके लीडर और बस। तो लिहाजा ये तो जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है,
फौज ने अब एक बड़ा वाजे और एस्टैब्लिशमेंट ने बड़ा वाजे मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि वो अब सियासत के किसी भी मामले में वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। और ये मेरा ख्याल है कि उन्होंने बड़ा सही फैसला लिया है। इस वक्त हुकूमत के पास एक ही रास्ता है कि वो तमाम अपने सियासी मुखालफिन को इकट्ठा करे, उनको अपने सामने बिठाए, उनके ग्रीवियंसेस को एड्रेस करे और उन ग्रीवियंसेस को एड्रेस करते हुए आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ना मईशत संभलेगी, ना गवर्नेंस संभलेगी, ना मुल्क संभलेगा, ना अवाम की मुश्किलात कम होंगी, ना हम दहशतगर्दी के मुकाबले में खड़े हो सकेंगे, ना हम अपने मुल्क को हकीकी मानों में तरक्की के रास्ते पे डाल सकेंगे जब तक हम एक रिकंसिलिएशन नहीं करेंगे, जब तक हम एक सियासी मफाहमत नहीं उसके कितने परसेंट चांसेस आपको नजर आते हैं? तो ख्याल है कि वो तो एक दिन में शुरू हो सकती है अगर हुकूमत उसके लिए तैयार हो जाए। और वो हो सकती है शुरू वो जो शुरू होने है वो वक्त कब शुरू हो सकता है? वो वक्त तो शुरू है, बल्कि वक्त गुजरा है। इससे पहले कि किसी को भागना पड़े उसे चाहिए कि वो मुज़ाकरात करे। मुझे तो बड़े वो प्यारी लाइनें याद आ गई सर। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। आपका लास्ट कमेंट? मेरा तो लास्ट कमेंट ये है कि खुदारा अपने मुल्क के लिए सोचे, खुदारा अपने जाती मफाद से ऊपर उठे और खुदारा उन गरीबों का सोच लें जो इस वक्त बहुत ठीक है जी। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपके वक्त के लिए। और नाजरीन, अब ज़रा बात करूँगी मैं एक अफसोसनाक वाक़ये की, जो अगर मैं कहूँ हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया तो गलत नहीं होगा, जिसने हमारे सर शर्म से झुका दिए हैं। अब वक्त आ गया कि कम अज़ कम इस हवाले से तमाम जो सियासी मजहबी जमातें हैं उन्हें मुत्तफ़िक होकर एक पेज पर आना होगा और वो तय करें कि बस अब ऐसे नहीं चलेगा। मामला आप सबको पता है, नहायत ही हसास मामला है। इससे पहले कि मैं इस अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से बात करूँ, मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत इब्ने अब्बास याद आ रहे हैं। वो वसाइल रखने के बावजूद मक्का की बजाय ताइफ में रहते थे। अब इस पर लोग ताजुब का इजहार करते थे कि खाना काबा में एक नमाज पढ़कर 1 लाख नमाज़ों का जो अजर है वो भला वो कैसे छोड़ रहे हैं। और फिर वो शख्स, ऐसे शख्स जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में शरीक रहे हों, जिनकी तरबियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हो, उनसे ज़्यादा खाना काबा की अहमियत से कौन वाकिफ़ होगा। अच्छा, लोगों का हैरान होना यकीनी तौर पे बनता था कि इब्ने अब्बास आम शख्स तो नहीं थे, लोगों की बातें इब्ने अब्बास तक भी पहुंची होंगी। मक्का से दूर ताइफ में रिहाइश की वजाहत करते हुए फरमाने लगे कि मक्का के अलावा किसी भी जगह पर मुझसे 70 गलतियाँ हो जाएँ मैं गवारा कर सकता हूँ, लेकिन ये कबूल नहीं कर सकता कि मक्का में मुझसे एक गलती भी सरजद हो। इसी खदशे और डर से उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर मक्का से दूरी गवारा कर ली कि भूले से भी कोई बेअदबी सरजद ना हो जाए। अच्छा, एक हदीस का मफ़हूम बताया जाता है कि जब तक ये उम्मत हरम काबा की इस तरह ताज़ीम करती रहेगी जैसी ताज़ीम करने का हक़ है तो खैर व बरकत से बहरावर रहेगी। जब वो ये मामूल तर्क कर देगी तो तबाह बर्बाद हो जाएगी। जाने हमें क्या हो गया है कि हम एहराम में लिपट कर खाना काबा में उसका एहतराम भूल जाते हैं। ख़बर अब आपने सुनी होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक रुकन कौमी असम्बली फ़हीम खान हैं, वो खाना काबा में सियासी वीडियो बनाने के इल्ज़ाम में धर लिए गए हैं। फ़हीम खान उम्रे की नीयत से पाकिस्तान से वीज़ा लेकर हजाज़ मुक़द्दस पहुँचे थे। वहाँ उन्होंने एहराम भी बांधा और यकीनी तौर पे उम्रा भी अदा किया होगा या कर रहे होंगे कि जाने उन्हें क्या सूझी। वो खाना काबा के सामने खड़े होकर बानी तहरीक इंसाफ की बेगुनाही की गवाही देने लगे। उन्हें ज़रा ख्याल नहीं आया कि ये अल्लाह का घर है, ज़मान पार्क नहीं है, बनी गाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। उन्हें अपने कप्तान से मोहब्बत अकीदत है तो उसका इजहार दुआओं में करते, सजदे में जाते, गुलाफ़े काबा पकड़ते, काबे की चौखट से लिपट जाते, इल्तिजाएँ करते, मनाजात करते, ना कि किसी को अपना महंगा मोबाइल फ़ोन देकर खाना काबा में इश्तिहार बनाने लग जाते। मैं सब सियासतदानों, सियासी कारकुनों से दरख्वास्त करना चाहूँगी आज कि अल्लाह का वास्ता है खाना काबा को खाना काबा रहने दें, डी चौक ना बनाएं। ये इंतहाई जो हरकत है ये करते हुए एक लम्हे को सोच लें कि उस वक्त कोई कप्तान साहब का इंतहाई सियासी मुखालिफ अगर मुदाखलत कर बैठता तो क्या होना था, या फिर इस वीडियो के जवाब में कोई वीडियो बनाने लगे तो सिलसिला कहाँ जाएगा। किसी भी जमात का कारकुन अपनी क़यादत की नज़रों में आने के लिए फ़ायदा, ओहदा या पार्टी टिकट लेने के लिए 76 काम कर सकता है। वो कहीं भी जाकर किसी भी स्टूडियो में शानदार सा इश्तिहार बनाएं और जहाँ जी चाहे चलवाएं, लेकिन मुकद्दस मुकामात पर तो ये सब ना करें।
इससे पहले भी मस्जिद नबवी में हुकूमत वज़रा के पीछे PTI के कारकुनों ने नारेबाजी और शोर शराबा किया था। आपको याद होगा एक चंद चढ़ाया था जिस पर गिरफ्तारियां भी हुई थी। अब ये जो नया मामला सामने आया है, उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ और जो दीगर सियासी जमातें हैं वो भी खाना काबा के तकद्दुस के पेश नज़र इस हसास मामले का नोटिस लें और अब यहीं पे लगा दें कि बस अब ये सिलसिला मज़ीद नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।